Hello everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, continue. So let us begin. Last class में हमने क्या कर लिया था याद करो. कहाँ पहुंच गए थे मतलब हमने डाइपोल की वजह से पोटेंशियल तो देख लिया था. Yes, sir. देखिए. और मैंने लास्ट Yes. में कुछ क्वेश्चन पूछा था तुमसे शायद क्या डिस्कस कर लिया Yes, था. sir. नहीं सर डिस्कस नहीं किया. क्या क्वेश्चन था बताओ. A dipole moment P is placed with its center at origin and a dipole moment along x-axis. Yes. Then If a बताओ. charged plate, if a q is moved from L, the work required. नहीं कहाँ से कहाँ मूव किया हमने. सर L, 0,0 से 0,L तक. L, 0,0 से 0,L तक नहीं. Yes, sir. ओके तो बताओ L, 0,0 पे जब था तो पोटेंशियल का क्या था वहां पे. व्हाट वाज द इनिशियल पोटेंशियल. Kp by L square. हाँ नहीं वो पॉइंट क्या था मतलब जो L, 0,0 क्या होगा. व्हाट पॉइंट इट विल बी देयर. L, 0 अगर मेरा डाइपोल एक्स के अलोंग है तो अगर L, 0,0 की बात करें तो वो पॉइंट कौन सा पॉइंट हुआ. एक्सिस का पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ ये जानना चाहते हैं. Yes, sir. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हुआ. व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल. Kp by R. नहीं एक्सिस पे है ना. एक्सिस का फॉर्मूला लगाओगे ना. एक्सिस का पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है. Kp by R. नहीं 2 kp. At a point on the axis, the formula of potential is 2 kp, right? Yes. 2 kp by L cube. So initial potential लिख लो VI. Initial potential लिख लो. What is the initial potential of the particle? VI is what? VI is 2 kp क्या है. सर 2 kp कैसे हो. अरे भाई एक्सिस पे पोटेंशियल इसका फॉर्मूला क्या होता है. नहीं पोटेंशियल का फॉर्मूला हम देखना चाह रहे थे ना. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था इन जनरल. एक मिनट सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा था. पोटेंशियल जरा लिखो जरा क्या आता है पोटेंशियल का फॉर्मूला. अभी हमने पिछले क्लास में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखा था. Kp cos theta by R square. हाँ तो थीटा 0 रख देंगे तो V1 क्या हो गया. V इनिशियल हो गया kp बाई L क्यूब राइट. स्क्वायर हुआ. हाँ kp बाई L स्क्वायर ठीक है. यस सर. अच्छा और जो सेकंड पॉइंट है वो कहाँ है. उसमें x कोऑर्डिनेट क्या है 0. और y कोऑर्डिनेट L. और z कोऑर्डिनेट L. L. तो ये बताओ वो पॉइंट जो है वो डायपोल से कितना दूर है. √2L. √2L बिल्कुल. और वो पॉइंट कौन सा है. क्या एक्सिस का है कि इक्वेटर का है कि कोई जनरल पॉइंट. इक्वेटोरियल है. इक्वेटोरियल है यानी V2 क्या हो गया. इक्वेटर के हर पॉइंट पोटेंशियल क्या होता है 0. ठीक है तो वर्क डन क्या होता है. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना भाई. यस. यानी Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. आंसर क्या है आपका. Q into V2 minus V1. That's it. Your answer is simply Q into V2 minus V1. यानी ठीक है minus KPQ by L square, right? Your answer is minus KPQ by L square, right? Your answer is what? Minus KPQ by L square. हाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो गया माइनस KPQ by L square. क्लियर है भाई. Yes. Yes, sir. तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज माइनस KPQ
ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। ठीक है, मतलब Q इंटू ठीक है भाई, ये नहीं फाइनली ये आ गया हमारा आंसर। आई होप इट्स डन, क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से देखो कैसे हम लोग पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं और कैसे हम पोटेंशियल निकालते हैं डाइपोल के। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू, हैव वी कंसीडर्ड द टॉर्क ऑन ए डाइपोल। टॉर्क ऑन ए डाइपोल हमने कंसीडर किया कि नहीं किया, बताओ। हाउ टू नहीं, कैलकुलेट द टॉर्क ऑन ए डाइपोल, एक डाइपोल पे टॉर्क कैसे निकालते हैं। sir, नहीं। टॉर्क ऑन ए डाइपोल नहीं किया ना, देखो जैसे एक डाइपोल मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, पहले तो ये बताओ ये अगर डाइपोल, कोई भी डाइपोल है मान लो, और अगर वो डाइपोल ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स कैसे निकालते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए डाइपोल। EQ. क्या, किसी भी डाइपोल पे फोर्स कैसे निकालते हैं। एक बार बताओ, डाइपोल में कितने चार्जेस होते हैं। जैसे मान लो एक जनरल डायग्राम में बना देना, ये देखो डाइपोल है, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज, दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. और ये इनके बीच का गैप है L है। ठीक है, ठीक है शिवांग, आज तुम्हारा इंटरनेट क्लियर है ना। ओके, मान लो जो पॉजिटिव चार्ज पे ना फील्ड E1 है, क्या फील्ड क्या है, E1, और जो नेगेटिव चार्ज की पोजीशन पे है वहां पे फील्ड E2 है। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना मैग्नीट्यूड अपना डायरेक्शन हो, तो मान लो जनरल माने मान लिया या E1 है या E2 है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, Q E1 लग रहा है वेक्टर की तरह, नहीं, और नेगेटिव पे क्या लग रहा है। सो व्हाट इज द फोर्स ऑन द डाइपोल, कैन आई राइट इट, Q E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, क्यों कोई दिक्कत है। No, sir. तो No, फोर्स sir. ऑन डाइपोल वी कैन ऑलवेज राइट Q अंडर ब्रैकेट E1 माइनस E2 वेक्टर। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ Negative. नेगेटिव चार्ज। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, सो इफ आई एम प्लेसिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द फोर्स ऑन द डाइपोल, 0. जीरो। यानी किसी डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब जगह सेम होगा, यानी E1 E2 सेम हो जाएगा, तो E1 माइनस E2 तो जीरो हो जाएगा ना भाई। Yes. क्या, Yes. हाँ, Yes, sir. तो ऑब्वियस है कि अगर मैं किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0. जीरो। तो क्या उन पे टॉर्क भी जीरो होगा। No, sir. क्यों, सर क्योंकि दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग सकता है। नहीं, दोनों साइड से तो इक्वल फोर्स लग रहे हैं और अपनी डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, टॉर्क क्यों नहीं जीरो, व्हाई द टॉर्क इज नॉन जीरो। सर क्योंकि वो नेट फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है, एक्चुअली ये है कि देखो अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन के साथ लग रहे हो, यानी डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो, अलग अलग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, उसको बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं, कपल। अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेम लाइन पे लगे तो उनका टॉर्क जीरो हो जाए, लेकिन दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर अलग अलग हो तो उनको बोलते हैं कपल। और कपल में टॉर्क जनरेट करता है, और कपल का जो टॉर्क होता है वो होता है वन ऑफ द फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लोग ये बात करें, ये नेगेटिव फील्ड है QE, इधर लग रहा है, इधर मान लेते हैं ये QE लग रहा है। ठीक है, इनका लाइन ऑफ एक्शन अगर हम लोग एक्सटेंड कर दें इस QE का, यहाँ से वेक्टर ड्रॉ करें, ये मान लो फील्ड का डायरेक्शन है और ये थीटा है, डायपोल का डायरेक्शन फील्ड के साथ थीटा एंगल बना है। ठीक है भाई, ये मतलब डायपोल का डायरेक्शन है ना, ये फील्ड का डायरेक्शन।
तो बता अभी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसके बीच में कितना डिस्टेंस आ गया, एल साइन थीटा आ गया क्या? ये जो डिस्टेंस मैंने मार्क किया ये एल साइन थीटा हो गया। yes sir, वो तो टॉर्क कितना हो गया, टॉर्क होता है वन ऑफ द फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, यानी ऐसे मैं लिख सकता हूं क्यू ई इंटू एल साइन थीटा, राइट। ये टॉर्क हो गया, यानी आप ध्यान से देखिए क्यू एल तो पी हो जाता है, तो पी साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं कि आप टॉर्क फॉर ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड द फार्मूला ऑफ टॉर्क इज पी साइन थीटा, यानी अगर इसको वेक्टर की तरह लिखा जाए तो ये फार्मूला होता है, टॉर्क ऑन द डाइपोल इज पी क्रॉस, लिख लो, ठीक है भाई। तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड इज गिवन एज पी क्रॉस, राइट। Yes. ठीक है भाई, ये बताओ ये जीरो कब हो सकता है, when this torque can be zero? sir जब line of action 0 हो जाए, हाँ, यानी पी और ई का डायरेक्शन जब सेम हो जाए तब क्या होगा, ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन की सेम लाइन पे हो जाएंगे तो नेट जीरो हो जाएगा और टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी एंगल रहा पी और ई के बीच में तो टॉर्क होगा, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, पी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड बाई टॉर्क होगा पी ई साइन थीटा, राइट। Yes. मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विल बी पी साइन थीटा, और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क भी पी क्रॉस ई से गाइड होगा, यानी पी से ई की तरफ अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में जाऊंगा तो टॉर्क होगा आउट ऑफ द प्लेन, और पी से ई अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो टॉर्क होगा इनटू द प्लेन। जैसे इस डायग्राम के हिसाब से टॉर्क क्या होगा, इनटू द प्लेन क्या आउट ऑफ द प्लेन? ठीक है भाई, बताओ। इस जो डायग्राम अभी मैंने बनाया ये वाला डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये वाला डायग्राम, ये जो डायग्राम है दिख रहा है, सर थोड़ा बड़ा बना दीजिए। ये वाला डायग्राम, ये छोटा सा डायग्राम बनाया, बस डायरेक्शन ही तो देखना है। चलो मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूं। ये सोचो ई है, क्या ये पी है, ठीक है, और ये थीटा है। अभी बताओ टॉर्क किधर लगा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पी से ई की तरफ कैसे जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी, यानी Outward. यानी इनटू द प्लेन होता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। Oh. Yes. ठीक है, तो अभी मतलब थीटा बढ़ाने की कोशिश करेगा टॉर्क या घटाने की कोशिश करेगा, टॉर्क क्या चाहेगा, घटाने, घटाने की कोशिश करेगा। ये ध्यान देना है कि ये जो टॉर्क है पी साइन थीटा, ये हमेशा ना एंगल डाइपोल और फील्ड के बीच का एंगल घटाना चाहता है। वो क्या चाहता है कि फील्ड का है और डाइपोल के बीच का एंगल जीरो हो जाए, क्या हो जाए, 0. जीरो। तो अब ध्यान दो, अगर मैं इस थीटा को थोड़ा सा, अभी थीटा एंगल पे है, थोड़ा सा डी थीटा बढ़ा दिया तो मुझे टॉर्क लगाना पड़ेगा ना, मुझे जो फील्ड का टॉर्क है उसको अपोज करना पड़ेगा ना। देखो थीटा पे था, थोड़ा सा बढ़ा दिया डी थीटा, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे टॉर्क लगाना पड़ेगा कि ऐसे लगाना पड़ेगा? मैं अगर एक्सटर्नल एजेंट हूं तो मुझे ये घुमाना पड़ेगा ना भाई ऐसे। यस सर, तो बताओ मैंने कितना वर्क किया अभी अभी, पी साइन थीटा डी थीटा, कि मैं जिधर घुमा रहा हूँ उधर ही टॉर्क लगाना पड़ रहा है ना। मैं एक्सटर्नल एजेंट हूँ, मैं मान लो एंगल बढ़ा रहा हूँ, डी थीटा बढ़ा रहा हूँ, मुझे कितना टॉर्क वर्क करना पड़ेगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है ना। Yes. तो ये मुझे करना पड़ा। तो अगर मान लो मैं थीटा से 90 पे ले जाऊं तो टोटल वर्क मुझे कितना करना पड़ेगा, अभी थीटा पे था, अब इसको मैं बड़ा बढ़कर 90 पे ले जाना चाह रहा हूँ, मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, मेरा वर्क तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया ना भाई, मैं तो एक्सटर्नल एजेंट हूँ। अब मैं एनर्जी का डिफाइन करना चाह रहा हूँ, समझ आ रहा है Sir, P. क्या हो गया, मेरी बात समझ P में आ रही है? into E. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि शुरू में मान लो डाइपोल और फील्ड के बीच का एंगल था थीटा, क्या था, थीटा, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि डाइपोल को घुमा करके 90 पे लेके चला जाऊं फील्ड से, ठीक है।
तो मैंने थीटा के ऊपर डी थीटा घुमाया तो मैंने कितना वर्क किया, पी साइन थीटा डी थीटा, टोटल वर्क कितना करूंगा, थीटा टू 90 लिमिट डाल देंगे ना। Yes, sir. हाँ, और 90 के करेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसको U90 डाल देते हैं यहाँ, U इन्फिनिटी नहीं, U90। कन्वेंशनली U90 जीरो होता है, और ये U है, ये जो लिखा हुआ माइनस में वो U लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, U। तो कन्वेंशनली U90 क्या हो जाता है, हम ये मानते हैं कि जब डाइपोल के डाइपोल फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, ठीक है। Yes, sir. साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Minus cos theta. माइनस कॉस थीटा, और इधर हम लोग देखो ध्यान से लिख देते हैं, ये पी माइनस कॉस थीटा में 90 डिग्री डाल देंगे तो कॉस 90 तो जीरो ही हो जाएगा, और ये पूरा हो जाएगा पी पी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। Yes, sir. तो यानी यू का क्या इक्वेशन बन गया हमारा, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैन राइट पी डॉट ई माइनस पी डॉट ई, राइट। आया समझ में। ये तो देखो दो क्रिटिकल चीजें मैंने यहाँ पे डिराइव कर ली, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर इज पी क्रॉस ई, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, योर आंसर इज व्हाट, माइनस पी डॉट ई, इज दैट क्लियर। Yes, sir. अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो क्या टॉर्क लगेगा, पी क्रॉस ई, मतलब पी साइन थीटा, और डायरेक्शन तुम देख लोगे क्या, बताइए। सर कोई भी दो एंगल का वर्क डन क्या होगा? कोई भी दो एंगल का इससे निकाल लोगे ना, फॉर्मूला क्या हमारा आ गया, माइनस पी डॉट ई बन गया, मान लो फाइनल एंगल थीटा 2 है, इनिशियल एंगल थीटा 1 है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया हमारा माइनस पी कॉस थीटा 2, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हुआ पी कॉस थीटा 1, तो थीटा 1 से थीटा 2 ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा है, ऐसा पूछा जाएगा, तुम सॉल्व कर लेंगे ना। Yes, sir. नहीं आया समझ में, देखो हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर लिया ना, माइनस पी डॉट ई, Yes, sir. तो किसी भी, इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी भी एंगल से किसी भी एंगल से वर्क निकाल सकते हैं, वर्क क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। Yes, sir. हाँ, और कैसे ये फॉर्मूला आ गया, डिराइव बिल्कुल बेसिक से किया है, जैसे हमने थीटा के ऊपर डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, कितना वर्क किया, तो फिर थीटा से 90 के लिए क्या करेंगे, और यू 90 कन्वेंशनली जीरो मानते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला आ गया, तो हमें किसी भी ओरिएंटेशन चेंज के लिए वर्क निकाल सकता हूँ ना भाई। Yes, sir. यानी कभी भी आप एक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म फील्ड में मूव कराएंगे तो आपसे पूछा जाए कितना टॉर्क लगेगा, आपसे पूछा जाए कितना वर्क करना होगा, तो ये सारी बात आप बता देंगे, मुझे बता देंगे ना, ठीक है। और Yes, sir. डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन तो हम लगा ही सकते हैं ना भाई। Yes, sir. दो तीन क्वेश्चन करें इस पे, अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली लिख लेना, Yes. टॉर्क का फॉर्मूला लिख देना पी क्रॉस ई, और मैग्नीट्यूड बाय टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा, ये लिख लेना, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला लिख देना माइनस पी डॉट ई, और मैग्नीट्यूड माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है, ओके। तो ये जो कुछ की रिजल्ट्स हैं हमारे पास, देखो ये यहाँ से लगे यहाँ तक, तुम चाहो तो अलग से लिख सकते हो, इसको हमने डिराइव किया बेसिक से बिल्कुल, लेकिन अब आप इसको की रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है भाई। ये सारा की रिजल्ट, अभी जो मैंने बाउंड्री के अंदर जो डाला ना वो की रिजल्ट है, अभी यही दो रिजल्ट हमने डिराइव किए हैं, इधर क्लियर। Clear, sir. अच्छा, और कभी भी तुमसे एक पॉइंट चार्ज का डाइपोल पे फोर्स पूछा जाए तो आप पॉइंट चार्ज पे डाइपोल की वजह से फोर्स निकाल दीजिए, उसी का इक्वल एंड अपोजिट होगा, बता सकते हो। एक क्वेश्चन करें यहाँ पे, Yes, sir. जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिख लो जरा, तुम खुद डायग्राम बना लेना और ये रिजल्ट्स नोट कर लेना, इसी के बेस्ट अभी मैं अप्लाई करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है भाई, करें। चलो अभी मैं एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद इसको हटाऊंगा, तब तक ये लिखा रहने दो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लिख लो, डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P lies at origin, right, right, ठीक है भाई, डाइपोल डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, क्या डाइपोल डायरेक्शन किधर है,
along डाइपोल डायरेक्शन दिया हुआ along x axis, ठीक है भाई। राइट, Yes, sir. ठीक है। ठीक है, राइट। ठीक है ना भाई। Yes, sir. हाँ, what is the force on the dipole if charge q is placed at 0, L, L? Right. What is the force on the dipole if the charge q is placed at 0, L, L? Right. 0, L, L, 0, L पे एक हमने चार्ज क्यू रख दिया, तो डाइपोल पे क्या फोर्स लगेगा ये बताना, बताइए, बता सकते हैं? Yes. बताइए। और फोर्स का डायरेक्शन भी बताइए आप। आ रहा है आंसर? ये जो पॉइंट चार्ज रखा है वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है भाई? इक्वेटर का पॉइंट है कि एक्सिस का पॉइंट है कि जनरल पॉइंट है? Equatorial. हाँ, अब ये बताइए कि इक्वेटर के किसी भी पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KP by इलेक्ट्रिक। R cube. हाँ, तो यहाँ पे बताओ, जो पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज है वहां पे फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? KP by root L. क्या? Root 2 L का cube. 2√2 L क्यूब, यही ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये मुझे नहीं पता। इक्वेटर के किसी भी पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? डाइपोल के अपोजिट होता है ना भाई? Yes, sir. ये हो गया फील्ड का फॉर्मूला। यानी व्हाट इज द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज? if I ask you what is the force on point charge, what is your answer? QE? Minus KP upon 2 root 2 L The cube. answer is minus KP AQP by 2√2 L2, right? Yes. ये ना भाई? नहीं है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये किस पे फोर्स निकाला मैंने? Sir, वो point charge. हाँ, लेकिन क्वेश्चन मेरे से क्या पूछा था? Force on dipole. वो कैसे निकालेंगे? माइनस कर देंगे इसके. हाँ बिल्कुल। तो पॉइंट चार्ज पे डाइपोल जो फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स पॉइंट चार्ज भी डाइपोल पे लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा। ठीक है, क्लियर है? मैं Yes, जब इस क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा तो बिल्कुल यही होगा, खाली माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो फाइनली माय आंसर विल बी दिस। फाइनली माय आंसर विल बी व्हाट? के KQP by 2 P root 2.
बाई 2√2 L³ है ना, और आई क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा ये, दिस इज द फोर्स बाय पार्टिकल ऑन द डाइपोल। समझ में आया? ठीक है, तो Yes, sir. पर्पस था कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जब डाइपोल पे फोर्स पूछा जाएगा तो निकाल लोगे। कभी भी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर डाइपोल पे फोर्स पूछा जाए तो बता दोगे ना भाई, बोलो। Yes, sir. Yes, क्या sir. कैसे करोगे, पहले पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकाल लेना, उसका माइनस डाल देना, ठीक है ना? ठीक है, Yes, sir. पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज पे डाइपोल की वजह से फोर्स निकाल लो, वो तो बहुत आसान है, क्योंकि फील्ड का फॉर्मूला स्टैंडर्ड की तरह पता ही है, हम क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे नहीं, और उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, राइट? जी सर। ठीक है, तो ये काम आराम से हो जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, अब इनको अप्लाई करें क्या? यहाँ पे कुछ Yes, sir. पॉपुलर टाइप के क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, जरूरत आएगा तो तुम कर लेना, ठीक है भाई? ओके, ठीक है, देखो, टू पार्टिकल of charges plus q and minus q are joined through a light rod, ठीक है, particle of charges plus q and minus q and mass m, small m, are joined through a light rod, ठीक है, of length l, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये मान लो प्लस q है, तो ये क्या है, माइनस q, दोनों का मास m है, लेंथ कितना है दोनों के बीच में? L. हाँ, ठीक है, ओके, they are placed in uniform electric field E, ठीक है भाई, they are placed in uniform electric field कितना, कितना भाई? E. E, and release at small angle with the field, स्मॉल एंगल का मतलब 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, and release at small angle with the field, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, and release at small angle with the field, फील्ड के साथ एक छोटे एंगल से इस डाइपोल को रिलीज कर दिया गया, ठीक है भाई? Yes, sir. हाँ, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द डाइपोल, तो इस डाइपोल के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द डाइपोल, इस डाइपोल के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है, and release at small angle with the field, what is the time period of oscillation of the dipole, ठीक है भाई? Yes. What is the time period of oscillation of the dipole? Right.
हाँ बताइए। There is an answer I am getting here. Answer is एम्बियर। एम्बियर कहाँ से आ गया भाई एक्सेप्ट हम? देखो ऑलवेज क्वेश्चन का आंसर जो है ना हमेशा उन्हीं टर्म में होगा जिस टर्म में क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? क्वेश्चन में क्या सर क्या? चार्ज, चार्ज, मास, मास, लेंथ और फील्ड, चार इलेक्ट्रिक चीज दिया फील्ड। बस। चार, तो मेरा आंसर ऑब्वियसली नहीं चार टर्म यस में होगा, ठीक है भाई। अब ये सोचो, मान लो किसी टाइम पे थीटा का एंगल है, ये जो एंगल है वो थीटा है, मान लो क्या है? वो तो अभी टॉर्क क्या लग रहा है? टॉर्क थीटा को सपोर्ट कर रहा है या अपोजिट कर रहा है? अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क लगेगा वो तो ऐसे लगेगा ना भाई, क्यों? यस सर। ये सपोर्ट करेगा थीटा को या अपोज करेगा? सर अपोज करेगा। अपोज करेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिखेंगे? टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दे दूं, मैं राइट अल्फा इज इक्वल टू माइनस टॉर्क, टॉर्क का मैग्नीट्यूड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ द डाइपोल, क्यों? टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, याद है तुम लोगों को? यस टॉर्क का क्या लिखेंगे हम लोग? पी ई साइन थीटा। क्या लिखेंगे? माइनस तो ऑलरेडी डाल ही दिया, तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिखेंगे? पी ई साइन थीटा, है ना, बाय आई डी। पी का मतलब क्यू एल हो गया। पी का मतलब क्या हो गया? ये हो गया माइनस क्यू एल ई साइन थीटा, और आई नोट हो गया किसी एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस है सेंटर से एल बाई टू है, तो एम एल स्क्वायर बाई फोर हुआ, तो टू एम एल स्क्वायर बाई फोर। समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, यानी तुम अब इनको सिंप्लीफाई कर लो। अब थीटा चूंकि छोटा है, बहुत स्मॉल एंगल से छोड़ा है, तो साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो टू क्यू ई बाई एम एल माइनस, ये फॉर्मूला बन गया अल्फा, अल्फा का एंगुलर एक्सेलरेशन का, ठीक है भाई? दिस इज द केस ऑफ एंगुलर सिस्टम। जो प्रोपोर्शनलिटी के साथ कांस्टेंट आता है ना, ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो है, वो रूट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर मैं ओमेगा नॉट लिखूं, उसका रूट ये है, क्या है? ओमेगा नॉट ये है रूट टू क्यू ई बाई एम एल। क्लियर है भाई? अरे बस में यस सर। सबको क्लियर है ना भाई? किसी को दिक्कत है तो पूछ लो इसको, तो कैसे क्वेश्चन आएंगे बार बार एग्जाम्स वगैरह में, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि डाइपोल ऑसिलेशन में बेस्ट क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना भाई? वहां मैं नहीं चाहूंगा कि तुमसे गलती हो, इसलिए उसका जो पूरा मेथड है वो मैं समझा रहा हूँ। जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल से रिलीज करेंगे तो उसको टॉर्क लगेगा। टॉर्क चूंकि थीटा को अपोज करेगा, इसलिए माइनस पी साइन थीटा लिख सकते हैं। और उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर देंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का अल्टीमेटली हमारा अल्फा का फॉर्मूला बन गया माइनस टू क्यू ई बाई एम एल थीटा। साइन थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख, टू क्यू ई बाई एम एल तो कॉन्स्टेंट ही है, तो इस कॉन्स्टेंट का जो रूट होता है उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड देन वी हैव द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद है तुम लोग को थोड़ा थोड़ा ऐसे चम? Yes, sir. हाँ सर। फिर तो मेरा आंसर ये आ गया 2 पाई अंडर रूट एम एल बाय, ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया? दिस इज माय आंसर। आ रही बात समझ में? आइडिया ये है कि कई बार तुम्हें ऐसा किया जाएगा, एक डाइपोल को फील्ड के साथ स्मॉल एंगल से रिलीज किया जाएगा, और फिर तुमसे एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब पूछे जा सकते हैं। बता सकते हो? यस सर। अच्छा, इस प्रोसेस में जब हम रिलीज कर देंगे तो बताओ मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कब होगा? In this process, omega will be maximum when we dipole be aligned along the field. क्यों भाई? यस इस प्रोसेस में जब डाइपोल फील्ड के अलॉन्ग अलाइन हो जाएगा तभी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी भाई।
हाँ। तो जब भी एक इलेक्ट्रिक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रोटेट करता है तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कब होती है? Dipole is aligned with the हाँ, और मिनिमम कब होती है? जब मैक्सिमम एंगल पे जब होता है। मिनिमम कब होती है? जब maximum at maximum angle. हाँ, और जानते हो जब ऑसिलेशन होता है तो जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मेन पोजीशन से उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे एंगुलर एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो जिस थीटा से रिलीज करेंगे वो क्या थीटा क्या कहलाएगा? Angular amplitude. हाँ, एंगुलर एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये ध्यान देना है कि एसएम सिर्फ छोटे एंगल के लिए होता है, बड़े एंगल के लिए नहीं होता। मान लो हम 30 डिग्री से छोड़ देंगे तो ये एसएचएम नहीं होगा, पीरियोडिक जरूर होगा, पीरियोडिक ऑसिलेटरी तो होगा लेकिन एसएचएम नहीं होगा, क्योंकि एसएचएम के लिए जरूरी है कि थीटा के टर्म में आए, और साइन थीटा को थीटा हम तभी लिख सकते हैं जब थीटा बहुत छोटा हो, राइट? जी सर। Yes, sir. साइन थीटा को थीटा हम सिर्फ तभी लिख सकते हैं थीटा बहुत छोटा हो। जब थीटा बड़ा होगा तब भी इसका नेचर पीरियोडिक और ऑसिलेटरी होगा मुझे का, लेकिन तब हम एसएचएम वर्ड नहीं यूज करेंगे। ठीक है भाई, एग्जांपल हम 90 से छोड़ दिए, 60 से छोड़ दिए, 30 से छोड़ दिए, तो अगर पूछेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन तो हम क्या बोलेंगे? Periodic and oscillatory. बट देन वी विल नॉट कॉल इट SHM. एसएचएम। ठीक है भाई, Yes. राइट? Yes, sir. हाँ, तो बहुत जरूरी है कि जब हम एसएचएम की बात करेंगे तो छोटे से एंगल से ही छोड़ना पड़ेगा, राइट? जी। हाँ, आगे बढ़े हैं। Yes. हाँ, ये एक फंडामेंटल। एक और क्वेश्चन करें क्या यहाँ पे? Yes. चलो एक क्वेश्चन और लिख लो यहाँ पे। इफ द सेम डाइपोल, मतलब वही डाइपोल जो दिया हुआ डायग्राम में, ठीक है, इफ द सेम डाइपोल इज रिलीज्ड at angle of 90 degree with the field, if the same dipole is released at an angle of 90 degree with the field, the same dipole is released, okay, At the angle of 90 degree. if the same dipole is released at an angle of 90 degree with the field, ठीक है, Yes. the same dipole is released at an angle of 90 degree with the field, ठीक है, okay, Yes, sir. the same Yes. dipole is released at an angle of 90 degree with the field, ठीक है, what is the maximum value of angular velocity? What is the maximum value of angular velocity? अगर उसी डाइपोल को मैं फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल पर रिलीज करूं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, बताइए। ठीक है, बताइए। किसी डाइपोल को 90 के साथ रिलीज कर दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी? जब 90 पे रिलीज किया तब तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था? P कितना? 0. 0, बिल्कुल सही। और मैक्सिमम कब होगा एंगुलर वेलोसिटी? जब 0 हो जाएगा एंगल तो यू इनिशियल हो गया हमारा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी जब 0 एंगल होगा तो हो गया माइनस पी, राइट? माइनस पी डॉट डी होता है ना, तो cos 0 1 हो जाएगा ना भाई। Yes. So what is delta U then in this process? Delta U यानी U final minus U initial, तो माइनस पी हुआ ना। Yes.
डेल्टा के होता है माइनस डेल्टा यू, समझ में आ रहा है ना? डेल्टा के का मतलब क्या हुआ, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, गेनिंग काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि शुरू में तो जीरो था ना, रेस्ट से रिलीज किया था। हाफ आई नॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल्टा, तो माइनस का माइनस प्लस हो गया ना भाई, तो पी के बराबर हो गया। तो ओमेगा मैक्स आ गया आपका सॉल्व करके अंडर रूट 2 पी बाई आई नॉट। क्या समझ में आ रहा है? नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ मैं, और क्या, डाइपोल जब मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं ना भाई, Yes, sir. Yes. वही लगा रहे हैं और क्या। यू इनिशियल हमको पता है जीरो, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। यू फाइनल माइनस पी, क्योंकि जीरो डिग्री एंगल है, तो माइनस पी डॉट डी होता है ना, माइनस पी हो गया, तो डेल्टा यू हो गया माइनस पी फाइनल माइनस इनिशियल, और डेल्टा की होता है माइनस डेल्टा यू, यानी हाफ आई नॉट ओमेगा स्क्वायर दिस, तो इससे जो ओमेगा आएगा वही मैक्सिमम ओमेगा है। हमारा आगे अंडर रूट 2 पी बाई आई नॉट, लेकिन पी के टर्म में नहीं देना है, इसी को क्यू और एल दिया हुआ, तो पी को लिख देंगे क्यू एल और आई नॉट को लिख देंगे क्या, एम एल स्क्वायर बाई 2, तो बाहर ही आ गया अंडर रूट 2 अंडर रूट, आंसर मेरे हिसाब से ये आ रहा है 2 अंडर रूट क्यू ई बाई एम एल। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा है, चेक करो सही है क्या? ओमेगा मैक्स का ये आंसर आ रहा है अंडर रूट 2 अंडर रूट क्यू ई बाई एम एल। ठीक है भाई, Yes, sir. हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे कई बार, डाइपोल का मूवमेंट का क्वेश्चन आएगा फील्ड में तो तुम लोग कर लोगे, ऐसा मैं मान के चलूंगा, राइट? I will assume कि whenever required you can solve these type of problem very easily, right? ठीक है ना भाई? जी सर। अगर ऐसा कभी जरूरत होगा तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मैं मान के चलूंगा। ठीक है भाई, राइट? Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। हाँ बताइए बताइए, Sir, 90 डिग्री पे वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला, कैसे निकाला? अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड? PE cos माइनस पी कॉस थीटा, ये ना भाई? अरे माइनस पी डॉट डी फार्मूला है ना, तो माइनस पी कॉस थीटा लगाओ, थीटा क्या रखोगे? 90 कॉस 90 क्या होता है? 0. तो यू आई जीरो हो गया ना। Yes, sir. तो वही जब मैक्सिमम कब होगा, एंगुलर वेलोसिटी जब अलाइन हो जाएगा यानी थीटा जीरो हो जाएगा, तो यू फाइनल क्या हो गया, कॉस जीरो तो 1 हो जाता है ना भाई, तो यू फाइनल क्या हो गया? Minus P. हाँ माइनस पी, तो लॉस क्या हो गया, माइनस पी हो गया। Yes, sir. Yes. पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है, वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी। आई होप इट्स क्लियर। Clear, sir. ठीक है ना भाई? Yes. ओके, तो देखो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है पोटेंशियल और डाइपोल के पोटेंशियल्स वगैरह और एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह कर लिए। अब इससे आगे बढ़े, कहिए। हाँ सर। Yes, sir. चलिए अब हमारे पास आता है बिहेवियर ऑफ मेटल, मेटल का क्या बिहेवियर होता है। ठीक है भाई, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिहेवियर ऑफ मेटल इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेटल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है भाई, राइट? Yes, sir. तो टॉपिक इज व्हाट, मेटल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, मेटल या कंडक्टर। ठीक है भाई, तो दिस इज माय टॉपिक, मेटल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, अच्छा ये बताओ, अगर कोई भी मेटल है, जैसे मान लो ये एक मेटल है और इस पे हमने फील्ड अप्लाई कर दिया बाहर से, तो फील्ड अप्लाई क्या होगा, इस फील्ड के रिएक्शन में क्या होगा? To a sample of metal on I am applying a field, what is happening now? मेटल जैसे ज्वाइन नहीं है लेकिन फील्ड लगा दिया, लेकिन पूरे वॉल्यूम में, अब क्या होगा मतलब? मेटल या कंडक्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटल और कंडक्टर? Free electrons. मतलब जैसे कोई भी, कंडक्टर का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा सैंपल ऑफ मटेरियल जिसमें चार्जेस फ्री टू मूव है। क्या है? जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो उसमें आयन मूव करते हैं ना विद इन द वॉल्यूम, है ना?
Yes, sir. तो दे आर कंडक्टर। उसी तरह से मेटल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं थ्रू आउट द वॉल्यूम, दे आर कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब ये हो गया कि ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जो अपने वॉल्यूम के अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस अलाउ करता है। ठीक है, ओके। जी सर। तो मेटल इज वन सच एग्जांपल, और इन मेटल द फ्लोइंग चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन्स। हैं, मेटल में कौन मूव Electrons. करता है? इलेक्ट्रॉन मूव। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? Yes. तुम चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, कंडक्टर मींस द स्टेट ऑफ मैटर दैट अलाउज conductor means the state of matter that allows, ठीक है, movement of charges, ठीक है, through its volume, through its volume। देख लिए? Volume. हाँ। In electrolytes, ions move within the volume, and in metal, electrons move through the volume। ठीक है? In electrolytes, ions Yes. move throughout the volume, through the volume, and in metals, electrons move through the volume। ठीक है भाई? Basically, we are mostly discuss conductors का मतलब मेरे लिए मेटल ही होता है, मेटल पे ही हम लोग ज्यादा बात करते हैं, बट एवरेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स दे दिए जाएंगे, तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फंडामेंटल बात तो एक ही है ना भाई। तो अब क्या है कि अगर मैं किसी मेटल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो क्या होगा? टाइम नहीं किया, इसे बस फील्ड लगा दिया, सब जगह फील्ड लगा दिया, तो अब क्या मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है ना भाई, है ना? Yes. Sir. तो बताओ क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? फील्ड के अलाउंग जाएंगे या अपोजिट जाएंगे? Along. इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के अलाउंग या फील्ड के अपोजिट? इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? अपोजिट। इलेक्ट्रॉन पे अगर फील्ड के अपोजिट चार्ज है तो बताओ इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, राइट की लेफ्ट? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट जाएगा तो कहां तक जा सकता है? सरफेस पे जा सकता है, सरफेस से बाहर थोड़ी ना निकलेगा। सरफेस के बाहर जाने के No, लिए sir. फ्री थोड़ी है ना, मेटल का सरफेस छोड़ने के लिए तो फ्री नहीं है ना वो। तो क्या करेगा? इधर इकट्ठा होगा, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा और अल्टीमेटली यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, या नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा। Negative charge. आ रहा है ना समझ में? Yes. उसी तरह से अब बीच के स्पेस में अगर कहीं से चला है तो वहां तो सराउंडिंग से और भर देगा, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? Right side. हाँ। अब देखो, अंदर ना दो फील्ड है, एक तो हमने जो अप्लाई किया था फील्ड ई अप्लाइड लिखते हैं, वो तो आ ही गया। अच्छा अच्छा, ये जो मूवमेंट हुआ है चार्ज की, इसकी वजह से फील्ड इंड्यूस भी होगा क्या अंदर? No, sir. अरे क्यों नहीं इंड्यूस होगा यार? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इंड्यूस नहीं होगा? Yes, sir. अरे एक तो आपने फील्ड अप्लाई किया और उस फील्ड की वजह से ही तो मूवमेंट ऑफ चार्ज हुआ है। हाँ sir. तो क्या वो मूवमेंट ऑफ Okay. चार्ज अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करेगा? Yes sir. Yes. हाँ, इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड फील्ड। क्या बोलेंगे? Induced field. यानी अब अंदर नेट फील्ड क्या हो गया? अंदर अब अगर हम नेट फील्ड की बात करें तो क्या हो गया? नेट फील्ड हो गया ई अप्लाइड माइनस ई इंड्यूस्ड, है ना भाई? राइट। Yes, sir. अब देखो चार्जेस जी तो sir. फ्री चार्जेस तो बहुत सारे हैं, तो और ज्यादा वो मूव करेंगे तो इंड्यूस्ड बढ़ता जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? जब नेट फील्ड जीरो हो जाएगा तब चार्ज का मूवमेंट बंद हो जाएगा ना भाई। Yes, sir. अल्टीमेटली नेट क्या होगा? जीरो। ठीक है, उसके बाद फिर सारा सिस्टम रेस्ट पे आ गया। आ गया रेस्ट पे, और इस चीज को होने में ना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगा होगा। कितना लगा होगा? फिर जब चार्ज रेस्ट पे आ गए तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मीटर के अंदर नेट क्या होगा भाई? What is the net field inside the metal in electrostatic condition? क्या बोलेंगे आप? Zero. बताइए। तो what is the net? Zero. हाँ, net electric field inside the metal in electrostatic condition is zero। लिख लीजिए इसको। देखो, in electrostatic condition the net electric field inside the metal is zero। ठीक है भाई? In electrostatic condition the net electric field inside the metal is zero। ठीक है? लिख लिए? In electrostatic condition the net electric field inside the metal is क्या?
0 0 ठीक है, यानी किसी मेटल में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ जाएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आने के बाद नेट फील्ड इनसाइड द मेटल विल बी 0। ठीक है भाई। yes sir हाँ, so in the electrostatic condition net electric field inside the metal is 0। क्लियर है भाई? yes sir ठीक है, ओके। अब देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नेट फील्ड इनसाइड द मेटल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ पता है? अगर आप मेटल के स्पेस के अंदर कोई भी गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो बताओ उसमें फ्लक्स कितना आएगा? मान लो जैसे ऐसे मैंने कोई गॉसियन सरफेस बनाया, तो फ्लक्स क्या आएगा बताओ? 0। 0। इसका मतलब इसके अंदर इंक्लोज चार्ज क्या होगा? 0। हाँ, यानी अब ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी मेटालिक बॉडी के वॉल्यूम के अंदर कोई भी गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो फ्लक्स 0 होगा। यानी फ्लक्स 0 होने का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर कोई इंक्लोज चार्ज नहीं है, नेट इंक्लोज चार्ज क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब कोई भी एक्सेस चार्ज अगर मेटल पे है तो कहाँ होगा? सरफेस। surface सरफेस पे। लिख लो इसको, पॉइंट 2 लिखो, लिखो पॉइंट 2। ठीक है, एनी एक्सेस चार्ज on a metal will only lie at its surface. Any excess charge on metal will only lie at its surface। ठीक है भाई? Any excess charge on metal will only lie at its कहाँ? surface Surface। ठीक है, जी अगर कोई चार्ज है मेटल पे, अनबैलेंस चार्ज है, तो वो कहाँ लाई करेगा? surface हाँ, या कोई चार्ज इंड्यूस भी हुआ है, किसी पार्ट में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव होगा, तो वो कहाँ लाई करेगा? सरफेस। सरफेस पे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं? no sir अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो इज देयर एनी पोटेंशियल वेरिएशन थ्रू आउट द वॉल्यूम? बताइए, थ्रू आउट द वॉल्यूम का कोई पोटेंशियल वेरिएशन होगा? no sir नहीं होगा ना भाई? yes sir you होगा क्या? नहीं होगा सर। नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल वेरिएशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा मेटालिक स्पेस जो है, पूरा मेटालिक वॉल्यूम सेम पोटेंशियल पे है, और जो मेटालिक सरफेस है वो कैसा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना? नहीं? yes sir लिख लो, whole metallic volume is at same potential and metallic surface is equipotential surface। सर रिपीट कर। whole metallic volume is at same potential and metallic surface is equipotential surface। whole metallic volume is at same potential and metallic surface is an equipotential surface। क्लियर है भाई? yes sir whole metallic volume is equipotential and metallic surface is what? क्या? पोटेंशियल सरफेस। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, yes sir पूरा मेटालिक वॉल्यूम है वो कैसा है? equipotential हाँ, पूरा मेटालिक वॉल्यूम इक्विपोटेंशियल है, और मेटालिक सरफेस कैसा है? equipotential हाँ, surface इक्विपोटेंशियल। क्लियर है? जी सर हाँ, ठीक है भाई।
इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर अगर मेटालिक सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो आप ये बताइए कि मेटालिक सरफेस के सराउंडिंग में जो फील्ड लाइंस होंगे वो कैसे होंगे। देख लो, इट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी अलोंग द नॉर्मल इन द सराउंडिंग ऑफ मेटालिक सरफेस। ठीक है भाई, it means the electric field will be along normal in the surrounding of क्या, it means electric field will be along normal in the surrounding of क्या, मेटालिक सरफेस। ये बात समझ में आ रही है ना। क्यों, अगर कोई सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा तो उसके पैरेलल तो फील्ड हो नहीं सकता ना, तो फील्ड किधर हो सकता है, सिर्फ नॉर्मल के अलॉन्ग, राइट। नॉर्मल। हाँ ठीक है, यस sir. सर। ओके। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, मुझे बताओ एक क्वेश्चन बताओ मुझे, पूछूं। Yes, sir. ये सारे पॉइंट नोट कर लिया ना भाई जो बताया अभी। हाँ सर। Yes. ठीक है, ओके। नाउ सी हियर, एक पुराना आईटी का क्वेश्चन है, एक स्फीयरिकल, सब यही दे बना देता हूं। एक मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, और उसके थ्रू फील्ड लाइंस का डिफरेंट ऑप्शन में दे रहा हूं, बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। एक ऐसे लाइन दिया हुआ है, तो भाई ये ऑप्शन 1 है, राइट। ठीक है, दूसरा ना लाइन ऐसे दिया हुआ है, ऑप्शन 2 है। तीसरा लाइन ना ऐसे दिया हुआ है, ठीक है भाई, राइट। और चौथा ऐसे दिया हुआ है, ठीक है भाई। दिख रहा है, Yes, sir. 4 फील्ड लाइंस मार्क किए हैं, एक स्फीयर के थ्रू 4 फील्ड लाइंस मार्क किए गए, उनका नाम 1 2 3 4 किया हुआ, दिख रहा है क्या 1 2 3 4, यस सर। या 3 और 4, 3 यहाँ नहीं है सर, 3 है, ठीक है। सर थर्ड और सेकंड में क्या फर्क है? ध्यान से सोचो तो समझ में आएगा। सर वो आपने एरो बना रखा है बीच में, हाँ सर्कल के हाँ साइड हाँ, में। वो एरो का मतलब सेंस दिखा है, डायरेक्शन दिखा है, ठीक है। बताओ ओके। इनमें से कौन सा सही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, which of the following correctly represent the field line through the sphere। इनमें से एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है फील्ड लाइंस का, वो कौन है, और जो सारा इंफॉर्मेशन है उन्हीं बातों पे है जो अभी मैंने पूछा है। Fourth. कौन सा, Fourth. हाँ बिल्कुल सही। फर्स्ट क्यों नहीं, Sir, क्योंकि वो परपेंडिकुलर नहीं है सर। बिल्कुल सही। फोर्थ में अंदर फील्ड तो नहीं है, मेटल के अंदर फील्ड नहीं है, ये बात सर इसमें कर रहा है, लेकिन ये फील्ड नॉर्मल के थ्रू सरफेस नहीं है, इसलिए आपको। सेकंड क्यों हट गया, सेकंड में तो नॉर्मल है। सर वो मेटल के अंदर भी है। हाँ, किसी भी मेटल के अंदर फील्ड नहीं हो सकता, ठीक है। यही रीजन से थर्ड भी हट गया। यस।
फोर्थ में अलोंग फील्ड नॉर्मल भी है और अंदर फील्ड नहीं भी है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ना, Yes, sir. तो तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, क्योंकि फील्ड एकदम नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, सेंटर की तरफ यहाँ से जा रहे हैं, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, सराउंडिंग में तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, ऐसे नहीं फिर निकल भी रहा है तो, राइट। यस सर। हाँ, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? फोर्थ में। समझ में आया? अरे आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी मेटल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेटल के अंदर फील्ड नहीं होगा, मेटल के सराउंडिंग में जो फील्ड होगा वो हमेशा नॉर्मल टू सरफेस होगा। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो ये बातों का ध्यान रखना है, ठीक है भाई? ओके ओके Yes, ओके, sir. ठीक है। इसके बाद एक और बात है, ये सारी बातें लिखते चलना भाई, और कभी क्वेश्चन आए तो ये सब बातें ध्यान रहनी चाहिए, ये बात लिख लो। अगर किसी मेटेलिक बॉडी में कोई कैविटी है, कैविटी को तो समझते हो ना, यस क्या मतलब हुआ कैविटी का मतलब? Sir, ब्लैंक वहाँ से स्पेस, yes, ब्लैंक sir, स्पेस, empty space. अंदर खाली एम्प्टी स्पेस। ठीक है, लिख लो। ठीक है, इफ ए मेटालिक बॉडी हैज ए कैविटी, charge at inner surface of cavity is equal and opposite to the charge placed inside. Okay. If a metallic body has a cavity, charge at inner surface of the cavity is equal and opposite to the charge placed inside. If a metallic body has a cavity, okay, if a metallic body has a cavity, if a metallic body has a cavity, सर। चार्ज एट इनसाइड द कैविटी इज इक्वल एंड अपोजिट। if a metallic body has a cavity, charge at inner surface of the cavity is equal and opposite to the charge placed inside. यस If a metallic body has a cavity, charge at inner surface of the cavity is equal and opposite to the charge placed इनसाइड। inside. यानी अगर मेटालिक बॉडी में कोई कैविटी है और कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखा है, तभी तो इनर सरफेस पे चार्ज आएगा और ऑपोजिट आएगा, और नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है भाई? ओके सर। ओके, ठीक है। इसके बाद यस सर। ये बताओ, किसी भी मेटालिक सरफेस के सराउंडिंग में फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फील्ड इन द सराउंडिंग ऑफ ए मेटालिक सरफेस? लिख लो। ठीक है, लिखो, लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग ऑफ ए मेटालिक सरफेस इज गिवन एज, ये मान लो कोई मेटालिक सरफेस है, इसके अंदर, इधर तो अंदर का स्पेस है, और यहाँ पे चार्जेज है, मान लो चार्जेज क्या है? सिग्मा है। ठीक है भाई, तो अगर मैं सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होगा, नॉर्मल कलम होगा, पता है ना? लिख लेना। इन द सराउंडिंग ऑफ ए मेटालिक सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज E is equal to sigma by epsilon naught along normal, theta cap normal को represent किया। The surrounding of a metallic surface electric field is given as what? E is equal to what? Sigma by epsilon naught Yes. theta cap. Theta cap क्या represent करता है? along normal। हाँ, सिग्मा क्या represent करता है? Here sigma is surface charge density. सिग्मा क्या है यहाँ पे? Surface charge density. ये कैसे है बता सकते हो? गॉस लॉ से। ये कराया था हमने क्या? नो जैसे सर ये अगर मैं एक सिलेंडर बना दूं ऐसे, सोचो ये डीएस एरिया का, तो यहाँ क्या फ्लक्स है? इस सरफेस पे क्या फ्लक्स है? टीडीएस है ना? यस इस पे क्या फ्लक्स है?
जो अंदर है ना मेटल के अंदर तो फील्ड जीरो ही होता है, तो फ्लक्स क्या हो गया? 0 जीरो। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ? EDS. ईडीएस हो गया ना भाई? मतलब इंटीग्रल ईडीएस फॉर दिस क्लोज सरफेस इज व्हाट? ईडीएस, यही ना भाई? Yes sir. दैट्स इक्वल टू व्हाट? इनक्लोज। तो सिग्मा डीएस बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। Yes sir. ई क्या आ गया? डीएस तो कैंसिल हो गया ना दोनों। Sigma by epsilon. ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, यानी किसी भी मेटालिक सरफेस के सराउंडिंग में फील्ड का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा बाय Sigma एप्सिलॉन। by epsilon. हाँ, तो किसी मेटालिक सरफेस के सराउंडिंग में जब भी आप फील्ड की बात करेंगे तो आप आंसर क्या देंगे? Sigma by epsilon. यस। ठीक है भाई? यस सर। ओके। और अगर मेटालिक बॉडी के अंदर कोई कैविटी होगा तो चार्जेस एट द इनर सरफेस ऑफ कैविटी विल बी व्हाट? इक्वल एंड अपोजिट टू द चार्ज प्लेस्ड इनसाइड। इनसाइड द। ठीक है भाई? ओके। यस। हाँ, ये ध्यान देना। ठीक है भाई? राइट। Yes, sir. हाँ, तो चलो एक क्वेश्चन बताइए आप। क्वेश्चन बताएंगे? देखो एक क्वेश्चन लिखो। A solid metallic sphere of radius A, a solid metallic sphere of radius A is surrounded by hollow metallic sphere of inner radius 2a and outer radius 3a. क्लियर है? सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस ए लिखे। सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ Yes. रेडियस ए is surrounded by a hollow metallic sphere of inner radius 2a and outer radius 3a. Is that clear? A solid metallic sphere of radius A is surrounded by a hollow metallic sphere of radius inner radius 2a and outer radius 3a. Clear है भाई? सर। यस। हाँ, ठीक है। ठीक है। चार्ज ऑन इनरमोस्ट स्फीयर इज Q। क्या है? क्यू। हाँ, चार्ज ऑन इनरमोस्ट स्फीयर इज Q। ठीक है? कितना? जी। क्यू। एंड आउटरमोस्ट 2Q। आउटरमोस्ट पे कितना? 2 क्यू। मतलब इनर स्फीयर पे टोटल चार्ज Q है और आउटर स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है? 2 क्यू। Okay. हाँ, समझ में आ रहा है ना? Yes sir. ठीक है। व्हाट आर द सरफेस चार्ज डेंसिटी नियर द पॉइंट्स? यहाँ एक पॉइंट 1 बना दिया मैंने। कहाँ बनाया? ध्यान देना भाई। मतलब जस्ट स्फेरिकल सरफेस के जस्ट बाहर एक पॉइंट 1 बनाया, ठीक है? और कैविटी के सरफेस के जस्ट नजदीक एक पॉइंट 2 बनाया। क्या बनाया? और आउटर सरफेस के नजदीक पॉइंट 3 बनाया। ठीक है भाई? दिख रहा है डायग्राम? यस। हाँ। क्वेश्चन है व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी अराउंड दीज पॉइंट्स? 1 का 1 जो है स्फीयर के जस्ट सराउंडिंग, ऑलमोस्ट टचिंग, स्फीयर के सरफेस के लगा हुआ। अंदर वाला सर। हाँ, अंदर वाले। मतलब ऐसे वो सोच सकते हो, मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ कहाँ पूछा है? एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ कैविटी एंड एट द सरफेस ऑफ एट द आउटर मोस्ट सरफेस। इन जगहों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछी है मैंने। आई एम आस्किंग यू सरफेस चार्ज डेंसिटी एट सरफेस ऑफ
inner sphere, at the surface of cavity, and at the surface of outer sphere. ठीक है? clear है? Yes, sir. हाँ, तो अब बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या क्या होंगे, ठीक है? So what is your answer of surface charge densities? Right. So what are your answers of surface charge densities? सरफेस चार्ज डेंसिटीज हम कैसे निकालेंगे, ये पूछा जा रहा है। यस, आंसर आ रहा है मेरे पास। बिल्कुल सही, करेक्ट है, आंसर सही है तुम्हारा, पहला आंसर सही है सक्षम। Q/4πr², क्लियर है। यस, फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, ठीक है। अब 2 पे और 3 पे बताना है। पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो वो एक सॉलिड स्फीयर, इनर मोस्ट स्फीयर एक सॉलिड स्फीयर है, तो जो भी चार्ज होगा आउटर सरफेस पे ही होगा, और क्योंकि यहाँ पे सब कुछ स्फेरिकल सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो अगर क्यू चार्ज हमने दिया है और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कितने एरिया 4πr², तो सिग्मा 1 जो है आंसर वाइज आएगा, सिग्मा 1 विल बी, मतलब फर्स्ट सरफेस के सराउंडिंग में अगर सरफेस चार्ज सिग्मा 1 के, ऑब्वियसली सिग्मा 1 ही है, Q/4πr², ठीक है भाई, ये मेरा आंसर बिल्कुल सही। इस तरह सिग्मा 2 के बारे में जरा सोचिए, स्टार्ट छोड़िए, लेट अस थिंक अबाउट सिग्मा 2। सिग्मा 2 क्या आएगा, ठीक है, सिग्मा 2 के बारे में बताइए। हेलो, हाँ यस, हाँ हाँ बताएं। नहीं नहीं, अभी तो मैं व्यस्त हूँ, अब कल आप कर लीजिएगा 12 बजे। हाँ, तो अब सिग्मा 1 तो आ गया हमारा, आप सिग्मा 2 के बारे में बताइए। There is the negative. हाँ, ध्यान देना भाई, थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, चार्ज नेगेटिव जरूर है लेकिन एरिया थोड़ी ना उतना ही है। अरे भाई, इनर रेडियस तो ये दिया था ना, कितना दिया था, A. Yes, sir. और उसका इनर रेडियस क्या था, मतलब इस स्फीयर का रेडियस ये दिया था, इनर मोस्ट स्फीयर का, उसका तो रेडियस 2a और 3a था ना भाई। तो पहले तो यहाँ पे एक गड़बड़ी हो रही है, आर की जब हम लोग ए लिखेंगे 4πa², ठीक है, और यहाँ लिखेंगे क्या, -q जरूर होगा, क्योंकि मैंने लिखवाया क्या है, अगर किसी भी कैविटी है कोई बॉडी के अंदर और इनर सरफेस ऑफ कैविटी पे चार्ज इज इक्वल एंड अपोजिट टू द चार्ज प्लेस्ड इनसाइड, यानी यहाँ इनर मोस्ट स्फीयर पे जो भी चार्ज है उसका नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस ऑफ कैविटी पे आएगा, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यानी -q जरूर आएगा, लेकिन वो -q एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 2A में. 4π2a का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, नहीं आ रहा है बात। Okay. आंसर क्या है सिग्मा 2 का, -q/16πa², राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अच्छा, इसी तरह से आप सिग्मा 3 के बारे में बताइए, ये बड़ा क्रूसियल है, सिग्मा 3 क्या होगा, व्हाट इज माय आंसर फॉर सिग्मा 3?
बताइए सिग्मा 3 के बारे में क्या कहेंगे आप? Q by 12 pi square. यस, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो जो आउटर स्फीयर है उस पर हमने कितना चार्ज दिया है, क्यू दिया है, तो माइनस क्यू अगर इनर पे आ गया तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो फॉलो करेगा, टोटल चार्ज तो उतना ही रहेगा ना। Yes, sir. तो 2q दिया था, 2q से माइनस क्यू चले तो वहाँ 3q बचा। यानी अगर मैं खाली चार्जेस की बात करूं तो हमारे यहाँ पे जो चार्ज है वो है q, यहाँ है माइनस क्यू और यहाँ है प्लस 3q, राइट? Yes. क्लियर? क्लियर है? तो प्लस 3q तो ठीक है, लेकिन स्टार डिस्ट्रीब्यूट कितने एरिया पे हुआ, 4 पाई इंटू 3a का स्क्वायर, नहीं? Yes, sir. प्लस 3q अपॉन 4 पाई इंटू 3a का स्क्वायर, तो ये 3 तो q बाई 12 पाई स्क्वायर आंसर आ गया। सिग्मा 3 कम्स आउट टू बी q बाई 12 पाई a स्क्वायर। क्लियर है भाई, समझ में आया सबको? प्लस सर एक बार फिर से बताने में। देखो ये बताओ इनर स्फीयर पे कितना चार्ज है? सर सबसे अंदर वाले पे क्यू क्यू Q बाई है। 4 पाई आर। नहीं, सिग्मा की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, चार्ज की वैल्यू पूछ रहा हूँ। चार्ज तो क्यू ही है ना। हाँ सर क्यू है। उसका जस्ट ऑपोजिट इनर सरफेस ऑफ कैविटी है ना, हाँ सर। माइनस क्यू है ना, ठीक है। अब ये बताओ यस सर। जो आउटर स्फीयर है जिसका इनर रेडियस 2 है आउटर रेडियस 3 है, उस पर टोटल चार्ज मैंने कितना दिया था? व्हाट चार्ज वाज गिवन टू आउटर 3Q। स्फीयर? नहीं, 2q दिया था ना भाई। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो ना, क्वेश्चन में मैंने बताया था हाँ कि जो सर हाँ। इनर स्फीयर है उस पर चार्ज क्यू है और आउटर स्फीयर पे चार्ज 2q है ना, बताया था कि नहीं? यस सर यस। तो उस 2q में से ही माइनस क्यू अगर इनर पे चला गया है, इनर मतलब कैविटी सरफेस पे चला गया है, तो आउटर सरफेस पे क्या चार्ज आएगा? क्यू बच जाएगा। 3q ना। अरे 3q माइनस क्यू करोगे तो 2q होगा। चलो अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे सोचो, मान लो आउटर सरफेस क्यू डैश है, क्या है? क्यू डैश माइनस क्यू यस इजिकल टू 2q, ऐसे कर देंगे हम लोग। तो क्यू डैश क्या आ गया? ओके ओके ओके। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर हम लोग किसी भी हॉलो स्फीयर हो, अगर हम किसी से ज्वाइन नहीं कर रहे तो चार्ज अंदर बाहर में कोई डिस्ट्रीब्यूशन रखे, टोटल तो कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई। यस नहीं आई बात समझ? यस सर। आगे, हाँ, यानी आउटर मोस्ट सरफेस पे जो टोटल चार्ज है वो 3q है, तो 3q कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? यानी सिग्मा 3 में ऐसे लिखूंगा pq बाय 4 पाई 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि आउटर रेडियस तो 3a है ना भाई। यस तो सॉल्यूशन क्या आएगा? क्यू बाई 12 पाई। क्या आएगा? आगे सर समझ। हाँ, क्यू बाई 12 पाई एस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है? यस सर अब आगे। हाँ, ठीक है। अच्छा एक चीज जानते हो, अगर आप दो मेटालिक बॉडी को ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा? सर एक एक मेटेलिक बॉडी की तरह बिहेव करेंगे। हाँ, तो मतलब क्या होगा उनपे, क्या ऐसा होगा? क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? यस सर। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। यस सर। ठीक है, लिख लो, स्टार मार्केट लिख देना, ऐसे प्रॉपर्टी प्रॉब्लम में काफी यूज होती है। लिखो, लिखो, when two metallic bodies are joined, ठीक है, when two metallic bodies are joined, when two metallic bodies are Join. joined, they share charges among themselves. When two metallic bodies are joined, they share charges among themselves. ठीक है, when two metallic bodies are joined, they share charges among themselves until they become equipotential.
they share charges among themselves until they become क्या? Yes. Equipotential. हाँ, जब आप दो मेटालिक बॉडी को ज्वाइन करेंगे तो वो आपस में चार्ज शेयर करते हैं। कब तक शेयर करते हैं? Potential. जब तक equipotential ना हो जाए. हाँ, when two metallic bodies are joined, they share charges among themselves until they become equipotential. ठीक है? And total charge on system remains constant. यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होता है। ठीक है ना भाई? Right? Yes, sir. And total charge on the system remains क्या? Constant. कांस्टेंट। ठीक है, मतलब पूरे सिस्टम पे जो नेट चार्ज होता है वो कांस्टेंट रह जाता है। इसको हम लोग फॉलो करते हैं। चलो अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग अगले क्लास में करके लाना, जल्दी जल्दी नोट कर लो। ठीक है, फिर दूसरे क्लास में वीडियो होने लगे। टू मेटालिक स्फीयर्स have radius a and 2a। ठीक है भाई, and they are well separated but joined through a switch। They are well separated but can be joined through a switch। ऐसे स्विच लगाओ। ठीक है, इसको क्लोज किया जा सकता है। राइट? Yes. हाँ, initially charge on a smaller one is q and no charge on outer one। ये इनिशियल डायग्राम। स्मॉलर वन पे क्यू चार्ज है, आउटर वन पे कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है भाई? हाँ, क्वेश्चन है व्हाट चार्ज फ्लोज थ्रू द स्विच आफ्टर क्लोजिंग इट। क्वेश्चन इज व्हाट चार्ज फ्लोज थ्रू द स्विच आफ्टर क्लोजिंग इट। स्विच को क्लोज करने के बाद क्या चार्ज फ्लो करेगा स्विच से, ये बताना। ठीक है भाई, व्हाट चार्ज फ्लोज थ्रू द स्विच आफ्टर क्लोजिंग इट। स्विच को क्लोज करने के बाद स्विच से क्या चार्ज फ्लो करेगा ये बताना है। ठीक है भाई? Yes. Yes. हाँ, दैट इज द क्वेश्चन। कर लेंगे आप? ठीक है, ये क्वेश्चन है। Yes. अगले क्लास में डिस्कस करूंगा और अगले क्लास में मेटल के बाकी बिहेवियर डिस्कस करूंगा। ठीक है, पैरेलल प्लेट्स वगैरह के बिहेवियर भी Yes. डिस्कस करूंगा, काफी चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो फिर बाय। Okay. Thank you, sir.